नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ईश्वर आंजना में सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 10th की गणित और गणित की प्रथम प्रश्नमाला वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं के हमने बेसिक जानकारी एवं फॉर्मूला वगैरह देखे थे। तो जो विद्यार्थी प्रथम वीडियो नहीं देख पाया है, भाग फर्स्ट नहीं देख पाया, वो हमारे नीचे लिंक दिया हुआ होगा और उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 1.1 या फिर प्रश्नावली 1.1। तो हमारे पास पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो साथियों, इसमें पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 140, एक दिया हुआ है 156, एक दिया हुआ है 3825 और एक दिया हुआ है 5005 और एक दिया हुआ है 7429। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पहला सवाल करते हैं। और पहला सवाल 140 है। अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो साथियों, जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम जाकर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो साथियों, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी जरूर करना है। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 140 में देंगे, तब सबसे छोटी से छोटी संख्या किसी भी अभाज्य गुणनखंड विधि को करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं और उन नियमों को फॉलो करना अति आवश्यक होता है। तो साथियों, क्वेश्चन है 140 और 140 में सर्वप्रथम 2 का भाग दे रहे हैं। 2 का भाग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है और सबसे छोटे से छोटी संख्या का भाग देते हैं। अब 140 में 2 का भाग देते हैं, 70 बार जाता है। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, ठीक है, 35 बार जाता है। फिर अब देखते हैं इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 से आगे बढ़ते हैं और आगे 3 पर आते हैं। फिर 3 के भाजकता का नियम होता है कि संख्याओं के अंकों को जोड़ो। हमारे पास संख्या है 35। अब 35 इसके अंकों को हम जोड़े 3 + 5 और 3 + 5 अंकों का योग होता है 8। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 35 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब 3 से आगे बढ़ते हैं, 5 की तरफ आते हैं। और 5 की भाजकता का नियम होता है या तो इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इकाई का अंक 5, इसीलिए 5 का पूरा भाग चला जाएगा और 5 का भाग इसमें जा रहा है 35 में 7 बार। फिर अब देखते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है और इसमें 7 एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो फिर 7 में हम 7 का दे देते हैं, ठीक है, 7 में हम 7 का दे देते हैं, हमारे पास आ गया 1। फिर 140 को हम गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें तब हमारे पास आता है 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार दूसरा है 156। क्या है 156, इसमें सबसे पहले 2 का देते हैं, 78 बार जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 78 में भी 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे पहले, 39 बार जा रहा है। फिर अब देखो 39 आया हमारे पास। अब 39 में 2 से आगे बढ़ते हैं, 2 से आगे बढ़ते हैं, 2 से आगे 3 पर आते हैं। 3 का भाजकता का नियम होता है संख्याओं के अंक को जोड़ दो आप, 3 + 9, ये हो गया 12। अब 12 में 3 का भाग जा रहा है, 12 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि हम दे देंगे। अब 3 का भाग 12 में जा रहा है, इसका मतलब इस 39 में भी जाएगा, इसमें 39 में भी जाएगा, ठीक है, तो हम भाग दे देंगे। 3 का भाग दे दिया, 13 बार गया। फिर अब 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो हम सीधा 13 का भाग दे देते हैं और 13 का भाग देते हैं 1 बार। फिर इसको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13, क्या 2 × 2 × 3 × 13। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3825 और सबसे पहले हम देखते हैं 2 का भाग देने के लिए। 2 का यहाँ पर इकाई का अंक कोई 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि में से नहीं है, तो यानी कि 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर हम बढ़ते हैं 3 की तरफ आते हैं। अब संख्या दी हुई है 3825,
3,825। अब इसके अंकों को जोड़ देते हैं। अंकों को जोड़ने पर ये हो गया 8 + 3 यानी कि 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इसमें 3 का भाग जा रहा है यानी कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हमने 3 का भाग दे दिया, इसमें 1275 बार गया। फिर एक बार और 1275 आ जाता है, उसमें भी देखते हैं अंकों को जोड़कर, तो उसमें भी 3 का भाग चला जाता है। तो साथियों फिर हमारे पास आया 425। अब देखते हैं 425 क्या अंकों का योग, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 4 और 2 6 और 5 11 हो गए, यानी कि इसमें अब 3 का भाग नहीं जा रहा। तो साथियों हम देखते हैं इसकी इकाई का अंक 5। अब इकाई का अंक 5 है, तो यानी कि इसमें या तो 5 का भाग जाएगा, ठीक है। फिर दे देते हैं 5 का भाग गया 85 बार। अब 85 में फिर देखते हैं पुनः 5 का भाग, क्योंकि 3 वगैरह सब समाप्त हो गए। अब 3 से आगे बढ़े हैं, 5 की तरफ आए और फिर 5 का ही देंगे। फिर 5 का भाग दिया 85 में 17 बार गया, और 17 एक अभाज्य संख्या होने के कारण हमारे पास ये आ गया। फिर इसको हम जैसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तब 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं 5005 की तरफ आते हैं। तो साथियों 5005 में यहाँ पर इकाई का अंक 0 2 4 6 इत्यादि नहीं है, तो 2 का जाएगा नहीं। फिर अंकों को भी जोड़ दे, जैसे 5005 है। अब इस अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 + 0 + 0 + 5, कुल मिलाकर आगे अंक आ रहा है 10। अब 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ आते हैं। फिर 5 की तरफ आते हैं, 5000 का भाग गया 1000 एक बार। फिर 1001 में 5 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं। तो हम सीधा बढ़ते हैं 7 की तरफ, और 7 का भाग इसमें आसानी के साथ चला जाता है। फिर 7 का भाग गया 143 में। अब 143 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि हमने भाग दे दिया 11 का। फिर 11 का भाग गया 13 बार, 13 अभाज्य संख्या होने के कारण आंसर आ गया 1। फिर 5005 को हम गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें, यानी 5 × 7 × 13 × 13, क्या 5 × 7 × 11 × 13, ठीक। साथियों फिर इस प्रथम सवाल का अंतिम सवाल हमारे पास ये है कि 7429। अब 7429 है, पहले 2 का देते हैं, लेकिन 2 का यहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 9 है। फिर 3 का देते हैं, तो अंकों का योग भी नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 का भी नहीं जा रहा। फिर 5 का यहाँ पर 0 और 5 में से कोई नहीं है, ठीक है। फिर 7 का नहीं जा रहा, फिर इसी प्रकार 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, फिर 15 का भी नहीं जा रहा है, तो लास्ट बार 17 का भाग इसमें जा रहा है। तो 17 का भाग दे देते हैं। 17 का भाग देने पर हमारे पास आता है 437। अब 437 में 17 का भी नहीं जाता है, तो उससे आगे बढ़ते हैं, 17 से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। किसका? अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। फिर 17 से आगे बढ़ते हैं, तो अभाज्य संख्या आती है 19। अब 19 आती है, तो 19 का भाग दे देते हैं। 19 का भाग गया 23 बार। फिर 23 में 23 का भाग, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 और सव्यम व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो फिर 23 का भाग दे दिया एक बार। इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, 17 × 19 × 23। ये बात होगी प्रथम क्वेश्चन की। और हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। पहले 2 युग्म दे रखे हैं, 2 संख्या दे रखी हैं, उनका हमें पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर HCF और LCM ज्ञात करके क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो साथियों जो विद्यार्थी कक्षा 10th में पढ़ते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी किताब को ओपन करें, और ओपन करके एक रफ कॉपी साथ में निकाल लें और उसको साथ में रखें। तो साथियों हमारे पास पहला क्वेश्चन है 26 और 91। क्या है? 26 और 91, ये 2 संख्या दी हुई है। अब हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 26 का हम ज्ञात करेंगे। अब 26 का ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जैसे इसमें इकाई का अंक 6 है, तो यानी कि 2 का भाग जा रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का भाग देना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम भाग दे देते हैं 2 का। फिर 2 का 26 में भाग गया हमारे पास 13 बार। फिर 13 में 13 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, और 13 का दे देते हैं, यानी कि 26 का गुणनफल आया 2 × 13, ठीक। इसी प्रकार हम 91
में भाग दे देते हैं, इकराणों को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो साथियों 7 का भाग देंगे, इकराणों में 7 का भाग 13 बार गया और फिर वापस 13 अभाज्य संख्या होने के कारण 13 में 13 का भाग 1 बार गया। फिर इसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें तब इकराणों बराबर 7 × 13। तो साथियों यहाँ से हम एचसीएफ व एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापत्ति। क्या होता है, महत्तम समापत्ति, यानी कि महत्तम समापत्ति में होता है न्यूनतम घातों का गुणनफल। और हमारे पास कॉमन होने चाहिए, यानी कि हमारे पास न्यूनतम घात इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि एचसीएफ हो गया हमारे पास 13। फिर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है कि अधिकतम घातों का गुणनफल। अब अधिकतम घात यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 की, यानी कि 1 की अधिकतम घात है, इसका मतलब मैंने यहाँ लिख लिया 2। फिर देखते हैं 7, और 7 की अधिकतम घात क्या है, 1 ही है, तब 7। ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर कॉमन 13 है, लेकिन 13 की अधिकतम घात क्या है, 1 ही है, 13 की अधिकतम घात 1 ही है। और इन यानी कि एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया हमारे पास 182। क्या आ गया, 182। अब साथियों इसने बोला है कि जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। क्या, 26 × 91। क्या कर लेते हैं, 26 × 91। क्या है, 26 × 91, यानी कि इनका गुणनफल कर लेते हैं। अब इनका गुणनफल 6 का 6 हो जाएगा, फिर 2 का ये 2 हो गया। ठीक है। फिर 6 का 9 54, फिर 5 9 9 18, 18 और 5 हो गया 23। क्या हो गया, 23। अब इसको सॉल्व किया, या कि 6 यानी कि 2366 आ गया। क्या आ गया, 2366 आ गया। ठीक है। क्या आ गया, 2366। अब एलसीएम व एचसीएफ निकाला है हमने, अब इनका गुणनफल भी कर लेते हैं साथ साथ में, ताकि उत्तर की जांच हो जाए। क्या था, 182 × 13, यही था। अब इनका गुणनफल करेंगे, 6 8 3 24 का 4, फिर 2 और 3 2 हो गया 5, और फिर ये हो जाएगा 182 ऐसा का ऐसा। अब इनका मैं योग करूँगा, 6 4 और 2 योग है 6, 8 5 13 का 3, और हंसी लगी 1 और ये क्या 2, यानी कि 2366। ठीक है, 2366। चलिए साथियों, ये हो गया पहला क्वेश्चन दूसरे सवाल का। फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, दूसरा क्वेश्चन का हमने एक सवाल कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 32। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्या दी हुई है 510 और 92। अब 510 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में यह गुणनखंडों के रूप में आता है। फिर हम इसी प्रकार बहुरणों को भी हल कर देते हैं, तब हमारे पास ये आता है। अब एचसीएफ क्या होता है साथियों, एचसीएफ होता है कि न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब हमारे पास न्यूनतम घात यानी को वो एक तो कॉमन भी होनी चाहिए, यानी कि देखो इसमें भी देखो 2 हैं, इसमें देखो 2 हैं, तो यानी कि हमारे पास एचसीएफ हो गया, ये हो गया 2। फिर एलसीएफ होता है कि अधिकतम घातों का गुणनफल। अब हमारे पास अधिकतम घात जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2 है कि नहीं, 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 हमने लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसे कि 3 की पावर 1 है, तब हमने 3 लिख लिया। फिर जैसे 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 का गुणा कर लिया। फिर जैसे कि 17 है तो 17 लिख लिया। फिर 23, इसी प्रकार हमारे पास एलसीएम आ जाता है 23,460 आ जाता है। अब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी जांच भी करनी है साथ साथ में। क्या करनी है, इसकी भी जांच करनी है। अब इसकी जांच करनी है, और इन्होंने बोला है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए। अब प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा करते हैं, तब हमारे पास निकल कर आता है 46,920। फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, तब हमारे पास आता है 46,920, यानी कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 336 और 54। अब इनको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं, और इनको भी सॉल्व कर देते हैं। और इनका गुणनफल के रूप में आता है 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 4 × 3 × 7। क्या आता है, 2 की पावर 4 × 3 × 7। फिर 54 के बराबर में आता है गुणनफल के रूप में 2 × 3 × 3 × 3। फिर साथियों हम निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ होता है न्यूनतम घातों का गुणनफल।
क्या होता है कि न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब न्यूनतम घातों का गुणनफल करें, यानी कि इसमें जैसे कि 2 दिख रहा है, इसमें जैसे कि 2 दिख रहा है। अब 2 की पावर न्यूनतम यानी कि 1 ही है, यहाँ पर तो 2 की पावर 4 है, लेकिन ये अधिकतम है, हमें लेनी है 2 की पावर न्यूनतम, तो यहाँ हम ले लेंगे 2 की पावर 1। फिर चलते हैं 3 की तरफ। अब 3 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन कॉमन होना जरूरी है एचसीएफ के लिए, तो इसकी पावर है 3 की पावर 3 और यहाँ पर है 3, यानी कि हम लिख लेते हैं 3, और हमारे पास एलसीएम एचसीएफ चलकर आ जाता है 6। क्या आ जाता है 6, ठीक है, क्या आ जाता है 6। हाँ, फिर एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम होता है अधिकतम घातों का गुणनफल, और एलसीएम निकल कर आ जाता है 3024। क्या आ जाता है 3024, ठीक। अब ये उत्तर की जांच करने का बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी जांच भी करनी है साथ साथ। अब जांच प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। दोनों का गुणनफल आ रहा है 18,144 और यहाँ पर भी आ रहा है 18,144। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या दे रखी है हमारे पास और संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, ठीक है। हम वापिस अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। फिर 12 को हम गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। अब 12 को गुणनखंडों के रूप में लिखता है, यानी कि 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर 15 को लिखा था 3 × 5, फिर 21 को लिखा था 3 × 7। अब देखते हैं एचसीएफ मतलब होता है कि न्यूनतम घात का गुणनफल और कॉमन होना चाहिए। अब इसमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास आ गया 3, ठीक। फिर अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। अब एलसीएम हमारे पास क्या बोलता है, एलसीएम की परिभाषा ये है। एलसीएम कहता है कि मैं अधिकतम घातों का गुणनफल हूँ, क्या हूँ कि अधिकतम घातों का गुणनफल। अब अधिकतम घात यानी कि 2 × 2, 2 × 2 लिख लिया हमने। फिर 3 की घात 1 है सिर्फ, तो 3 लिख लिया। फिर 5 की घात भी 1 है, 7 की घात, तब जाके एलसीएम हमारे पास आ गया 420। क्या आ गया 420। ये तो हो गए पहले क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 17, 23 और 29। साथियों, यहाँ पर एक रोचक बात है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। क्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इनके गुणनफल 1 × 17, 23 का हो गया 1 × 23 और 29 का हो गया 1 × 29। तो साथियों यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, तीनों में 1 आ रहा, इसीलिए एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया तीनों का गुणनफल 11,339। फिर चलते हैं 8, 9 और 25 पर। कहाँ चलते हैं, 8, 9, 25। यदि हम 8 को तोड़ें, 8 को गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 को फिर व्यक्त करें 3 × 3, फिर 25 को व्यक्त करें 5 × 5। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है, इसका मतलब गुणा 1 का करें। इसका कि गुणा, जैसे कि गुणा 1 लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर इंटू में 1 लिखूँ, यानी कि 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब एचसीएफ 1 है। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो हमारे पास एचसीएफ निकल कर आ गया 1 और एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया है 8 × 9 × 25, यानी कि इन सभी का 2 × 2 की पावर, जैसे कि 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास निकल कर आता है 1800। तो साथियों ये तो हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो उसी पर आधारित ये चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है हमें 9 और 2 संख्या दी हुई है, एक दे रखी है 306 और एक दे रखी है 357। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास ये है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। अब 2 हमें संख्या भी दे रखी है, तो हम 2 संख्याओं का गुणा इस फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। मान हमने रख लिया, एचसीएफ का मान 9 है इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब 9 को इसके भाग में पक्षांतर कर लेते हैं, तो 9 एलसीएम बराबर आ गया 306 इंटू 657 अपॉन में 9। फिर इसको हम काट लेते हैं 3 से,
3 से काटा तब यह 102 बार कटा और ये कट गया 3 बार। यह बिल्कुल थोड़ा सरल हो गया। फिर वापस इस 3 से इसको काट लेते हैं, यानी 102 में 34 बार भाग जाता है और 657 आता है। फिर हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। फिर मल्टीपल करने से हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जैसे मल्टीपल करना तो आपको आता ही होगा। हमारे पास आ गया आंसर 22,338। क्या आ गया? 22,338। अब क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 5 से विभाजित होगा। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 5 से विभाजित होगा। यानी कि हमें जांच करना है कि यह 6 की पावर जैसे कि n है, इसमें हम ज्ञात करके फिर 5 का भाग दे सकते हैं। क्या ये बोल रहा है कि 5 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 5 से साथियों 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए या फिर 0, ठीक है, या 5 में से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। अब देखते हैं n बराबर हम 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? n बराबर 1 रख लेते हैं। जैसे कि हमने n बराबर 1 रखा, यानी कि 6 की पावर 1 बराबर में क्या आया। अब इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे कर सकते हैं? 2 × 3। अब साथियों इसमें 2 × 3 आ रहा है, यानी कि कहीं पर 5 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। अब 5 यदि नहीं आ रहा तो यह 5 से विभाजित नहीं हो सकता। एक और ले लेते हैं n बराबर, जैसे कि हमने ले लिया 2। क्या ले लिया? 2। अब n बराबर 2 लिया, यानी कि 6 की पावर स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारे पास 36। अब हम 36 का जैसे कि गुणनफल करेंगे 2 × ठीक है, वापस 2 × 3 × 3, ठीक है। इसमें भी जैसे कि हमने n बराबर 2 लिया, अब इसमें भी 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 में से नहीं आ रहा। इकाई का अंक 0, 5 या 0 में से नहीं आ रहा, यानी कि 5 या 0 में से इकाई का अंक नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तब लिखना है कि अतः यह 5 से विभाजित, अतः 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। क्या 5 से विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा। यह रहा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ कि व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, व्याख्या कीजिए कि क्या बोल रहा है? व्याख्या कीजिए कि अब संख्या दे रखी है 7 × 11, 7 × 11, फिर दे रखी है × 13, फिर +13, और एक और संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा कुछ इसने दे रखा है। फिर +5 दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? +5 दे रखा है। और बोल रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो साथियों हमें ज्ञात होना चाहिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। हमने पिछले वीडियो भाग फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। तो जिस विद्यार्थी ने अभाज्य संख्या या ये नहीं पढ़ा है कभी, या फिर उसको वो भूल गया है, तो भाग फर्स्ट में जाकर नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाकर आप लिंक को देख सकते हैं लिंक से, और या फिर हमारे ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसकी बेसिक जानकारी, वास्तविक संख्याओं की बेसिक जानकारी एवं फॉर्मूला वगैरह देख सकते हैं। तो साथियों ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब बोल रहा है तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ 7 × 11 × 13 + 13। अब साथियों इसमें ये दोनों प्लस में दिए हुए हैं, यानी कि 13 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। अब 13 को मैंने कॉमन ले लिया, अब ये हो गया 7 × 11 + 1, ठीक है। अब 13 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 × 11 ये हो गया 77 + 1, ठीक है। अब ये 13 × ये हो गया, दोनों को जोड़ ले तब 78। अब साथियों देखो ये तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 एक भाज्य संख्या है। क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? ये क्या है? अभाज्य संख्या। यह है अभाज्य संख्या, और यह एक है भाज्य संख्या। इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, और इसमें 13 का भी भाग जा रहा है। तो यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या।
तो ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या इंटू अभाज्य संख्या करें तब हम उसमें भी 13 का भाग भी जाता है, 2 का भाग देता है। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा ये बोलती है कि एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 का भाग जा रहा है, तो इसीलिए ये तो हो गया भाज्य संख्या। अब देखते हैं ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में दे रखा है 5। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। अब हमने ये ले लिया 5 कॉमन, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 और प्लस 1, ठीक। अब इन सब का मैं गुणा करूँ, इन सब का गुणा करूँ तो मेरे पास आता है 1008, क्या आता है, आता है 1008, ठीक, और प्लस में 1। अब ये हो गया 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 1009 क्या आ रहा है, 1009 आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, 1009। अब 1009 में देखें, ठीक है, भाग जा रहा है, तो इसीलिए ये तो होगी अभाज्य संख्या, क्या होगी, अभाज्य संख्या, भाग जा रहा है, और ये होगी अभाज्य संख्या और ये होगी भाज्य संख्या, ठीक है। और भाज्य और अभाज्य का गुणा होता है हमेशा, तो इसीलिए साथियों इसमें भाग जाता है, भाग एक व स्वयं, तो कारण लिख लूँ मैं, अतः एक व स्वयं के अलावा, क्या, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, क्या, भाग जाता है, ठीक, अन्य संख्या का भाग जा रहा है, फिर इसीलिए क्या होगी, भाज्य संख्या, क्या होगी, भाज्य संख्या, ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं, एक अंतिम और सवाल रहा है, 7वां सवाल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। अब वो बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, क्या, कि सोनिया, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, क्या है, वृत्ताकार मैदान है, सोनिया यहाँ से खड़ी है, अब यहाँ से उसको चक्कर लगाने में सोनिया को, क्वेश्चन नंबर 7, और सोनिया को समय लगता है, क्या लगता है, 18 मिनट, क्या लगता है, 18 मिनट का वो समय लेती है एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में, कितने मिनट का, 18 मिनट समय लेती है। और फिर ये बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, क्या, अब सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बोल रही है कि रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, क्या लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक। अब साथियों कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तो हमेशा उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब साथियों एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, तो हम उनसे एलसीएम वगैरह निकाल सकते हैं आसानी से। फिर जैसे कि 2 का भाग 9 बार गया, फिर 3 का जाएगा 3 बार गया, 3 बार 1, ठीक है, फिर 2 का गया 6 बार, अब 6 में 2 का गया 3 बार और 3 का 1 बार, ठीक। अब 18 को मैं गुणनफलों के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। फिर 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम हमें ज्ञात करना है, अब एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि इसकी अधिकतम घात लेनी है हमें, और अधिकतम घात 2 की पावर 2, क्या, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, ठीक, क्या, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2, ठीक। फिर 3 की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 3, तो मैं लूँगा 3 इंटू 3, और इनका गुणा कर लूँ, अब इनका गुणा करूँ 2 इंटू 2 4, 4 3 12 और ये हो गया 36, यानी कि यहाँ पर ठीक है। अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो साथियों इसमें हमने एलसीएम निकाला है, यानी कि 36 मिनट बाद, क्या कि 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर मिलेंगे, कहाँ पर, एक स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, 36 मिनट इसका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक। साथियों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।
यह हमने प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्रश्नावली 1.2। और साथियों, जिस विद्यार्थी ने हमारे भाग प्रथम यानी कि इसकी संपूर्ण बेसिक जानकारी, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। और धन्यवाद साथियों। जिस विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के साथ साथ यदि ये हमारा कंटेंट आपको वास्तव में समझ में आता है और वास्तव में पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।